मेहनत करने की जरूरत है। थाईलैंड तो मैं अपनी नौकरी से भी जा सकता हूँ। 40,000 रुपये या 50,000 रुपये या 60,000 रुपये खर्च करके जा सकता हूँ। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि किसी एजेंसी के थ्रू अगर आप जाते भी हैं ना, जो आप पैकेज देखते हैं, उस पैकेज में वहां सिर्फ रोना मिलता है, वो रिकमेंडेशन नहीं मिल पाती है आपको। हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं वहां पे, और लोगों से मिलते हैं तो उनसे बात भी होती है कि भाई इंडिया से हो? बोले हाँ इंडिया से हैं। आप लोग कैसे हैं? भाई हम तो संस्था की तरफ से आए हैं। बोला हमने किसी एजेंसी के थ्रू आए हैं, लेकिन कभी मत आना यार आप। नहीं यार, हमें तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो संस्था ले आती है और हमारा सब कुछ वो कर देती है। तो उनकी अकोमोडेशन बहुत खराब टाइप की रहती है, सुविधाएं नहीं मिलती। बस ये लग जाता है कि रुपये थाईलैंड आप जा गए आ गए, वहां पे आपको खाने को क्या मिला, अरेंजमेंट क्या था, ये इस टाइप का नहीं रहता है ना। हमारा बहुत गजब रहता है। फिर दूसरी बात, कोई बात नहीं, अकोमोडेशन भी सेम मिल गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप सोच सकते हैं कि मैं नौकरी से 50,000 रुपये 60,000 रुपये खर्च करके मैं जा सकता हूँ, चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार नहीं जा सकते आप। लेकिन अगर आप सिस्टम में एक बार टारगेट करने की आदत डालते हैं और आप टीम क्रिएट करते हैं, तो बार बार जाने का मौका मिलेगा। थक जाओगे आप जाते जाते। कई बार आपके जीवन में ऐसा दिन आएगा कि आज मैं बिलिंग दूं कि नहीं दूं, है ना। अभी तो मैं गया ही था अप्रैल में, अब जाऊं कि नहीं जाऊं। तो करना, करते रहना, अंतर होता है। आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि एक बार आप अगर टारगेट करने की आदत डालते हैं और अपनी टीम को आप लय में लाते हैं, तो फिर टारगेट होते रहते हैं। अब हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी से जो बात चल रही है उससे आप टारगेट कर सकते हैं, एक बार सॉरी जा सकते हैं, बट बार बार नहीं जा सकते, है ना। बार बार नहीं जा सकते आप। 19 बार जाना, और अभी तो पार्टी शुरू है। अभी थोड़े दिन के बाद में रसिया का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद फैमिली, वो भी, है ना। तो बार बार नहीं जा सकते, कोशिश करें, यहाँ पे बार बार जाने की कोशिश करें आप, है ना। तो अब की बार 3 ऑप्शन है हमारे पास ना। कितने हैं सर? 3 ऑप्शन हमारे पास में है। चक्रा जो हमें अचीव कर सकते हैं, गोल्ड कॉइन हम अचीव कर सकते हैं, और थाईलैंड का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और बोलते हैं कि जिसने जैसी शुरुआत से अगर हम एम बना के चलेंगे, लक्ष्य बना के चलेंगे, टारगेट बना के चलेंगे, तो थोड़ा बहुत चूक भी गया तो भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन टारगेट अगर बड़ा बनाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत चूक भी गया तो कोशिश ये रहेगी कि हम थाईलैंड तो पहुंचे ही पहुंचे, है ना। तो शुरुआत से एक बात लेके चलनी है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। बिल्कुल कोशिश ये करनी है, बड़ा टारगेट लेके चलना है। ये चक्रा का टारगेट दिया जरूर है और गोल्ड कॉइन का दिया जरूर है, लेकिन इसमें संतुष्टि नहीं करनी। जो आपका फाइनल टारगेट है उसी के पीछे आपको बढ़ना, उसी की प्लानिंग लेके आपको चलनी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम भी चलता है। शर्मा साहब जब फौज में थे ना, तो शर्मा साहब ही इस बात को डिस्क्राइब ज्यादा करते हैं कि मैं भी पैरामिलिट्री से रहा हूँ, जितने साथी जानते हैं। जो हमें शुरुआत में एम जब लगाना सिखाते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी बुल है ना, टारगेट पे जो आपकी बुल है, उससे आप 2 उंगल ऊपर लगाइए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। जब वो फायर होता है, तो जो बुलेट होता है ना, वो उसको धरती अपनी तरफ खींचती है, और ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। तो हमेशा जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाएं, है ना, बड़ा लक्ष्य आप बनाएं। बोला जाता है कि अगर आप लक्ष्य आसमान को छूने का रखेंगे, आसमान छू भी नहीं पाए तो बादलों को तो टच कर ही जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने लक्ष्य ही 10 फीट का बनाया, तो आप 6-7 फीट अगर ऊंचे उठ पाए तो क्या होगा उससे। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाएं। और ये टारगेट आपका बड़ा आसान है सर, मैं बता दूं फिर, ये टारगेट बिल्कुल ना के बराबर है। आप देखेंगे कि फ्रेशर साथी को चक्रा का जो टारगेट है, उसको अगर आप देखेंगे तो कितना बिजनेस वॉल्यूम आपका है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ना के बराबर। आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका गोल्ड कॉइन का टारगेट है, बट इस पे दोनों को मैं जिक्र ही नहीं करता। तीसरा टारगेट जो आपका, वो थाईलैंड का है, फ्रेशर लेवल पे 3,740 पेयर आपको दोनों साइड कंप्लीट करना है बिजनेस वॉल्यूम का, है ना। तो बताइए कौन सी बड़ी बात है। ब्रोंज की अगर बात करें तो 4,700। ब्रोंज के पास में 20 से ज्यादा साथियों की टीम होती है, 20 से 49 के बीच का जिनका टीम साइज रहता है। अब किसी की 49 की टीम है तो भाई वो तो जल्दी कर देगा। आप देखेंगे कि सिल्वर लेवल पे कितना दिया है, 5,950। सिल्वर लेवल की टीम कितनी होती है, 51 से लेके 50 से लेके और 149 तक, है ना। तो जितनी उनको क्या करना है, सिर्फ आपके सामने है कि 30 सेल का टारगेट उनका है। प्लेटिनम की अगर बात करें तो प्लेटिनम लेवल बहुत बड़ा होता है, 249 की टीम तक जिसका साइज होता है, उसको टारगेट मिला है। तो कितना मिला है, वो भी ना के बराबर, 34 सेल है। तो ये टारगेट आप लिख लें जिसका जो भी है।
और उसको समझ लें सर, है ना। टारगेट होता क्या है, पहले तो ये हमें समझना जरूरी है कि टारगेट होते क्या है। लक्ष्य एक मंजिल या एक परिणाम होता है जिसे एक व्यक्ति अपनी कल्पना, योजना, कठोर परिश्रम और प्रतिबद्धता से एक निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त करने की कोशिश करता है ना। सेल तो आप लाएंगे ही, डायमंड बनने के लिए आप काम तो करेंगे ही, आपकी टीम तो बनेगी, लेकिन एक निश्चित समय में, निर्धारित समय में, एक जो पर्टिकुलर एक समय है उसमें अगर आप कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो उसी को टारगेट माना जाता है। ये तो काम तो आप जीवन भर करते ही हैं, लेकिन कई बार टारगेट क्या होता है कि आपको 1 महीने में इतना काम करना है, तो ये आपका टारगेट होगा, वो आपका लक्ष्य होगा। तो इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले बात हुई है उसमें कि आप कल्पना का इसमें सहारा लेंगे, इमेजिनेशन। सबसे पहले तो दिमाग में देखेंगे कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। और बोला जाता है कोई भी चीज अगर आपके जीवन में आती है तो वो 3 बार आती है ना। उसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है, 3 जगह से उसको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगर कोई चीज आपके जीवन में आएगी तो वो दिमाग में आएगी, दिमाग में अगर आ गई फिर उसकी योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी, और तीसरी जगह जब वो अस्तित्व में आएगी। आप कोई घर भी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं जीवन में, तो आप सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, तब जाके उसका अस्तित्व में आना तय हो जाता है। इवन कोई भी चीज आपके जीवन में आई है, कोई भी चीज आप लेके आए हैं, घर बनाया, अचीवमेंट ली, तो वो पहले सबसे पहले दिमाग में आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में लगाएं कि मुझे थाईलैंड करना ही करना है, और मैं हर हाल में इसको थाईलैंड करूंगा ही करूंगा, है ना। सपनों की एक समय सीमा होती है तो वो लक्ष्य बन जाता है। तो लक्ष्य को निर्धारित करना है कि इतने समय में मुझे ये करना ही करना है ना। कितने दिनों में करना है? आपके पास में 60 दिन है, ठीक है ना। 60 के करीब दिन है। 24 तारीख से ही आपका काउंटर चालू हो गया था, और भले ही इसमें 27 दी हो। तो ये चीज आपको पता चल गई है कि लक्ष्य क्या होता है, ठीक है जी। तो लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी होता है। और बोला जाता है कि जीवन कैसा होता है बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे उस लिफाफे की तरह होता है जो कहीं नहीं जाता। आप अगर जीवन में कभी भी टारगेट नहीं बनाएंगे तो फिर आप उस लिफाफे की तरह हैं जिस पे कोई एड्रेस नहीं लिखा, आप कहीं नहीं जाते, आपको काम चलता है। लेकिन अगर आपके जीवन में अगर टारगेट है, तो टारगेट जब आप लेके चलते हैं, बनाते हैं और कल्पना करते हैं कि मुझे करना है, मेरे दिमाग में वो चीज़ है, योजना बनाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो तब जाके अचीव कर पाते हैं, है ना। तो तभी आप डेडिकेट भी होते हैं कि यार मेरे पास निश्चित समय है, उसमें मुझे करना ही है, और कुछ भी हो जाए अभी फिलहाल पूरा फोकस मुझे इस पे ही रखना है। होता है कि नहीं होता? अगर लक्ष्य हो तो। और अगर लक्ष्य नहीं हो तो भाई बाबा वाली कहानी मुझे याद आती है ना। जो बाबा मांगने वाले बाबा होते हैं ना, तो उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, उनको सिर्फ मांगने से मतलब होता है। एक बार क्या हुआ एक बाबा था, वो मांगने के लिए निकला, और संयोगवश जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था, लेकिन हवा जो थी वो पूर्व दिशा की तरफ से बह रही थी। अब हुआ क्या कि हवा तो बह रही थी, तो उसके बाबा जी की जो जटा थी, वो जटा हवा में उड़ के उसके माथे पे जा रही थी। बार 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 वो ऐसे हाथ करता, जटा पीछे कर देता, लेकिन हवा, ठीक है ना, हवा तो फिर चल रही थी, तो वो हवा फिर उसकी जटा को आगे ले जाती। बाबा तंग हो गया, ठीक है, बाबा तंग हो गया। तो तंग होने से उसने सोचा कि हवा अगर उधर से चल रही है तो मैं उधर ही जाता हूँ। तो आधी दूरी तय कर चुका था बाबा उधर दूसरे गांव में पहुंचने के लिए, जो पश्चिम दिशा की तरफ था। लेकिन बाबा ने क्या किया, वापस मुड़ के और पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू कर दिया कि उधर चलते हैं। तो जिसके पास में टारगेट होता है वो कभी दिशाएं नहीं बदलते, और वो अपना फोकस रखते हैं, चल दिए तो चल दिए, समाधान ढूंढते हैं। बाबा के पास में ऑप्शन था, ऑप्शन कौन सा चूज किया? बाबा ने रास्ता ही चेंज कर दिया। लेकिन बाबा के पास ऑप्शन था कि वो उस जटा को घुमा के बांध सकता था, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। बल्कि अगर देखा जाए तो जिस दिशा में जा रहे हैं और उसी दिशा की हवा बह रही हो तो चलने में भी आसानी होती है, दौड़ने में आसानी होती है। लेकिन बाबा ने क्या किया, समस्या का समाधान किस तरह ढूंढा कि उसने रास्ता ही चेंज कर दिया, है ना। तो टारगेट हमारे जीवन में जरूरी होते हैं। बिना टारगेट के जो होता है ना, जीवन ऐसा ही होता है, बिना पता लिखे लिफाफे की तरह होता है। और सही दिशा में एनर्जी ही हमें टारगेट देता है। आपकी जो अंदर पोटेंशियल है, जो क्षमता भरी पड़ी है, जो आपके अंदर एनर्जी है, अथाह एनर्जी है, उसको यूज करने का सही मतलब ही टारगेट होता है। कि मतलब आप टारगेट अगर है तो उसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको भी नहीं पता कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, है ना। टारगेट अगर जीवन में लिया, हमारा भी जीवन चलता जा रहा था, जो टारगेट बड़े बुजुर्गों ने और संगत ने दिया था, नौकरी तो हम भी कर रहे थे, लेकिन दूसरा टारगेट हमारे जीवन में आया। हमें नहीं पता था हमारे अंदर इतनी क्षमताएं बड़ी पड़ी है,
लोगों ने हमारे माइंडसेट ऐसे कर रखे थे कि इतना आराम करो, इतना ये करो। हमें नहीं पता था कि एक इंसान सपनों के तहत 24 घंटे भी काम कर सकता है और बिल्कुल आनंद और उत्साह के साथ कर सकता है। हमें नहीं पता था, हमें तो यही बताया गया था। लेकिन हमारे सिस्टम ने बताया कि जब सपने बड़े होते हैं ना और लक्ष्य होता है जीवन में, तो भाई साहब साइंस फेल हो जाती है। और फिर असंख्य उदाहरण हमारे सामने आए कि भाई जो है ना साइंस को फेल होते हमने देखा है ना। एक वीडियो में देख रहा था एक दिन, उसमें एक बात दी गई थी कि सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया। तो आप सर्च करेंगे कि सबसे बड़ा वेट लिफ्टर कौन है, गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे बड़ा वेट लिफ्टर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा वजन एक लेडीज ने उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य में वो लेट नहीं करना चाहती थी। उसका बच्चा गाड़ी के नीचे था और उसने उस गाड़ी को उठा दिया था। आप देखेंगे वो काफी प्रचलन में रही थी वो वीडियो। तो जब लक्ष्य होता है ना कोई और आप उसके लिए डेडिकेट होते हैं, तो आपकी संपूर्ण एनर्जी वहां से निकल के आती है, जो आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर एनर्जी कितनी छुपी पड़ी है। ठीक है ना। तो टारगेट हमेशा जीवन में रखना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ टारगेट एक दिन का, एक वीक का, एक महीने का और एक साल का आपको बना के रखना चाहिए। और यहाँ पे भी हमारे अपलाइन ने एक बात बोली थी कि सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो। आपके डायमंडशिप के लिए आपको 7 टारगेट करने की जरूरत है, उसके बाद आपके डायमंडशिप के दर्शन हो जाएंगे। एक बार ऑर्डर डाल लो कि मैंने टारगेट करना है, इस टारगेट को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन ये होगा कब? जब इसकी पहली स्थिति कंप्लीट होगी, जब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे हर हाल में टाइम जो है ना थाईलैंड का टारगेट अचीव करना है और पहले दिन से करना है, पहले दिन से मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। ठीक है ना। बोलते हैं कि विल इज बेटर देन स्किल्स। जिस समय आपकी इच्छा हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता है, क्या है कि नहीं, कौन सी कला है कि नहीं है। इच्छा अगर आपकी है कि अब की बार जो हो जाए, भाई आसान टारगेट निकला है, मुझे 60 दिन के अंदर में थाईलैंड का टूर अचीव करना है, और यही टारगेट मेरे नेटवर्क को, मेरे काम को, मेरी सफलता को बूस्ट मारेगा। क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, मेरे पास में एक अचीवमेंट हो जाएगी साहब, है ना। मेरे पास में एक अचीवमेंट हो जाएगी, मेरे पास में एक अचीवमेंट हो जाएगी, जिसको दिखा दिखा के लोगों को मैं बोलूंगा, देख। लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ होता नहीं है। होता है भाई, देख थाईलैंड गया तेरा भाई, है ना। आप थाईलैंड का अचीवमेंट दिखा सकते हैं उनको। देख कुछ नहीं भाई, मैंने एक सामान खरीदा था, सामान तो आया ही है पैसे के बदले, लेकिन मेरा भाई यहाँ से इसको रिकमेंड करके वो भी पहुंचा है। सही मायनों में मुझे कहानी याद आती है। कहानी थोड़ी शिक्षाप्रद तो हमेशा हर कहानी होती है, लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा आप लोगों का, है ना। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, है ना। एक राजा था, वो लोगों के स्वाद लेता था, मजे लेता था। उसने, राजा होते ही ऐसे थे कि भाई देखते हैं कौन किस में क्या दिमाग है, कुछ भी रच देते थे वो। तो उन्होंने बोला कि भाई देखते हैं प्रजा में कौन कितना दिमाग रखता है, हिला के रखेंगे एक बार। उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो मेरी बात का जवाब दे देगा उसको मैं आधा राज और कन्या का हाथ, ये 2 ही चीजें होती थी पुराने समय में राजा के पास, है ना इंदिरा जी। वो यही चीजें देते थे कि भाई आधा राज दे दूंगा और कन्या का हाथ दे दूंगा, है ना, राजकुमारी से शादी करा दूंगा। ये 2 चीजें उनके पास में अमूमन देखने को मिलती हैं हर कहानी में। तो उसने अनाउंसमेंट करवा दी, लेकिन राजा थोड़ा शरारती था। उसने क्या प्लानिंग बना रखी थी कि कोई भी उसके पास जाता था तो उसको ये बोलता था कि तुम कोई भी बात बताओ और उसी बात का मैं सुनूंगा तुम्हारी और उसी में से कुछ सवाल बोलूंगा। तो सब जाते थे, अब सब आजमाए, जा जाके भाई मैं तो टीचर हूँ, तो मैं टीचर के बारे में बताऊंगा। बोले मैं टीचर हूँ। बोला तो क्या हुआ, आगे बताओ। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब उसकी फिर क्या हुआ खत्म नहीं होती थी और सब घुटने टेक के आ जाते थे, है ना। कोई पॉइंट पे कोई चर्चा करता था तो वो लास्ट में बोलता था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऐसे करते करते कहानी को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। एक बार एक आदमी था, देसी आदमी था, वो समझ गया उसकी बात को कि राजा कौन सी चीज का फायदा उठा रहा है और उसका तोड़ क्या, ठीक है ना। तो उसने प्लान बनाया कि मैं भी राजा के साथ में प्लानिंग से ही जाऊंगा। तो वो राजा को बोला कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बोला ठीक है भाई, हम लोग खुशी की बात है, हमने तो अनाउंसमेंट करा रखा है, तो आप भी आ जाओ। तो उसने बोला कि ठीक है, तो कहानी बताओ, आपको तो पता ही है अभी तो, और आप ही बताओ, उसी में से होगा। तो बोला जी मैं एक किसान हूँ। बोला फिर क्या हुआ। बोला मेरा एक छोटा सा खेत है, ज्यादा बड़ा खेत नहीं है। बोला तो फिर क्या हुआ। बोला उस खेत में मैंने एक बार बाजरा बोया। तो बोला फिर क्या हुआ। तो बाजरा बोया तो उस पे बाजरा जब बड़ा हुआ तो उस पे जो मतलब अनाज के रूप में वो बैल के रूप में आई, तो बल्ली लगी उस पे। तो बोला फिर क्या हुआ। तो बोला उन पे चिड़िया बैठने लगी। तो बोला फिर क्या हुआ। बोला मैंने खूब चिड़ियाओं को उड़ाया, लेकिन चिड़िया उड़ जाती थी फिर बैठ जाती थी। बोला फिर क्या हुआ। बोला मैंने एक प्लानिंग की। बोला प्लानिंग क्या थी कि मैंने उस छोटे से खेत के चारों तरफ
दीवार टाइप में ऐसे खड़ा करना शुरू किया और उस दीवार को ऐसे मिला दिया ऊपर, और छोटा सा रास्ता एक छोड़ दिया हवा और पानी के लिए, और सॉरी हवा और प्रकाश के लिए। तो बोला फिर क्या हुआ? बोला वहीं पे मैं बैठ गया एक जगह बना के। बोला फिर क्या हुआ? बोला चिड़िया आती और मैं फुर कर देता। बोला फिर क्या हुआ? बोला चिड़िया आती और मैं फुर कर देता। बोला फिर क्या हुआ? बोला फुर। 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 तो राजा थक गया, क्योंकि राजा को बोलना पड़ता था फिर क्या हुआ 3, ले वो बोल देता था फुर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने डायमंड शिप के सफर को आसान करना चाहते हैं, एक बार टारगेट के पीछे लग जाइए, और फिर इन फ्यूचर अगर आप प्लान करने जाते हैं और किसी को जानकारी देने जाते हैं, तो 100 सवालों का एक जवाब है कि फुर तेरा भाई यहाँ से थाईलैंड होके आया है ना। तो कुछ सब सवालों के जवाब बोला जाता है कि जैसे अलीगढ़ का ताला लगने वाली बात है ना, लोगों के मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगाने वाली बात है कि आप बोलते हैं कि क्या होगा इस कंपनी से क्या नहीं, ये देखो हमने एक बार सामान खरीदा और थाईलैंड घूम के आए भैया 8 दिन के लिए। तो सब बातों के जवाब क्या हो जाएंगे? फुर। इसलिए मैंने बोला था कि ये टारगेट आपके कैरियर को, आपकी सफलता को, आपकी डायमंड शिप को और आपके टीम वर्क को, सबको बूस्टअप का काम करेगा अगर इसको कोई समझ जाए कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है ना। तो बिल्कुल पीछे पड़ जाए। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम होता है, और पहला कदम बहुत जरूरी होती है। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट एंड डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसी में कि मैं अपने दिमाग को पहले ये बताऊं कि मुझे ये करना है, हर हाल में करना है। और जब ये कदम आप उठा लेते हैं तो भाई साहब फिर टारगेट हो जाते हैं। फिर आप दुनिया का बड़े से बड़ा टारगेट आप कर सकते हैं। जिस समय बोलते हैं कि आपके दिमाग में अगर आई है ना, तो हारा वही है जो लड़ा नहीं, है ना। बोलते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप लड़ने की ठानते हैं और कंपटीशन में भाग लेते हैं तो गारंटेड जीत हार तो बाद में है, लेकिन पहले आप जीत ही लेके चलते हैं। बोलते हैं कि रेस में जीतता वही है जो भाग लेता है। मैन ऑफ द मैच भी खेलने वाले को मिलता है, देखने वाले को नहीं मिलता। आप देखेंगे बहुत लोग हैं जो बधाइयां देते हैं, हर टारगेट के ऊपर टारगेट निकलता जाता है, और आप देखो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, बधाई देनी है या मुझे बधाई अब की बार लेनी है, मुझे तालियां बजानी है दूसरों के लिए अटपटे मन से, या अब की बार मुझे करना है। तो सबसे पहला आप अपने दिमाग को ये बताएं, और जिस समय आप अपने आप दिमाग को बता गए कि मुझे टारगेट करना है, गारंटेड करना है, ये मेरी मजबूरी है और मेरे लिए जरूरी है, तो उस समय टारगेट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को कमांड दे चुके हैं। फिर तैयारी अंदर से आती है कि अब करना क्या होगा, है ना। तो अपने दिमाग से जरूर बात करें कि टारगेट क्यों जरूरी है। मैंने बता दिया, एक तो फायदा मैंने बता दिया कि फुर होने वाला है उसके बाद में, और अगर फुर का आपने फायदा लेना है तो टारगेट करें, है ना। और कहीं ना कहीं भाई देश विदेश की यात्रा भी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल मैंने भी सरकारी जॉब की, लेकिन कभी मेरे दिमाग में सपना नहीं आया कि मैं विदेश यात्रा जाऊं, क्योंकि ना तो समय था ना पैसा। हमने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। तो जो आपके पासपोर्ट पे मोहर भी लगेगी, आप विदेश की धरती पे जाके अपना पहला सपना भी पूरा करेंगे, है ना। तो टारगेट जरूरी क्यों होते हैं, और थोड़ा सा इसकी गहराई में जानते हैं, ताकि और हमारे दिमाग को लक्ष्य मिले कि हमें क्यों करना चाहिए, है ना। टीम बड़ी होती है, ये तो हमें पता चल ही गया। और एक बात टारगेट के बारे में हमेशा बोली जाती है कि आज हम जहां भी हैं अपने सेट किए हुए टारगेट और किए हुए कर्मों की वजह से हैं, और इन फ्यूचर भी कहीं पे अगर हम होंगे तो अपने सेट किए हुए टारगेट और किए कर्मों की वजह से होंगे। तो टारगेट को सेट करना जरूरी है माय डियर, इसको जरूर करें हम, है ना। और टारगेट के बिना हमें अपने जीवन के मूल्यों का पता नहीं चलता। मैंने इस बारे में बात की थी कि हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जो ब्रह्मांड ने हमें दी है, ऊपर वाले ने दी है, उसकी सही उसका पता जब ही चलता है जब हम टारगेट के लिए भागते हैं, है ना। वही हमें मूल्य बताते हैं, नहीं तो भाई साहब जीवन तो कट ही रहा है। ठीक है जी, हम छोटे छोटे टारगेट बना के बड़े काम कर सकते हैं। ये भी बात साबित हो चुकी है। मैंने बोला कि 60 टारगेट अगर आप डायमंड शिप अचीव करना चाहते हैं तो 60 टारगेट आप कर लीजिए, और फिर आपको डायमंड शिप के बारे में सोचना जरूरत नहीं है। डायमंड शिप का टारगेट आपका कंप्लीट है, और टारगेट हमेशा बड़ा ही लेके चलो, है ना। और हमेशा एक चीज याद रखो कि हालात वो ना रखे जो आपके सपनों को बदल दे, बल्कि सपने ऐसे रखो जो आपके हालातों को बदल दे। टारगेट में हमेशा अपने लक्ष्य में हमेशा अपने टारगेट को याद रखें कि मेरा टारगेट कितना बड़ा है ना। दूसरा जरूरी क्यों है भाई, लेवल बढ़ेगा आपका। जैसे टारगेट कंप्लीट होगा तो आपका तुरंत लेवल चेंज हो जाएगा। आप किसी भी लेवल पे होंगे आपका लेवल चेंज हो जाएगा। लेवल बढ़ता है, टीम बढ़ती है, आपका चेक साइज भी बढ़ता है, आपकी टीम में नए लीड आते हैं, नई लिस्ट आएगी,
आपका नाम जो है परफॉर्मर लिस्ट में आएगा, है ना, साइट पे कि भाई ऑल इंडिया में फला फला ये आईडी और फला फला के नाम से और ये टारगेट विजेता है, उसका मान सम्मान बढ़ेगा भाई। सारी टीम उसको फाइटर मानेगी, लीडरशिप डेवलप होगी। जब आप भागेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपकी टीम में नए लोग आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपकी लीडरशिप भी डेवलप होगी कि नहीं होगी। यात्रा और विदेश यात्रा मिलेंगे और जल्दी डायमंड बनेंगे। और फॉलोअप में मजबूती आएगी, जो मैंने बोला फुर, वो मजबूती आ जाएगी। उसके बाद में फॉलोअप करने में आसानी हो जाएगी, लोगों का मुंह बंद करने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। और ताने वाले लोगों के मुंह पे जो है ना, आपके अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, क्योंकि आप उसको दिखा देंगे कि फुर, है ना। चलो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये वीडियो आपने देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे सामूहिक तौर पे हम बैठ के देखेंगे तो शायद एक आध बात हम इससे जो है चुरा सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे कैसे टारगेट कौन कौन कैसे कैसे सेट करता है ना। तो मैन ऑफ द मैच जो है खेलने वाले को मिलता है, देखने वाले को नहीं मिलता, है ना। इस बारे में हम बात कर रहे थे अभी। आपने देखा होगा कि एक जो योद्धा है ना, एक जो योद्धा है वो झाड़ी के पीछे बैठ के आरामदायक मुद्रा में ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जानवर सीधा रास्ता भटक के मेरे मुंह की तरफ आ जाए, मैं वहीं चपक लूँ इसको। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इन पे अटैक मारूंगा इनका सींग ना लग जाए, है ना। वो कुछ ना कुछ सोच रहा है वहाँ, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है शायद। और कोई पीछे से एक योद्धा आता है जो बिना किसी चिंता किए और बिल्कुल कूद जाता है अपने लक्ष्य को साध के और उस पर अटैक कर देता है और वो सफल हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी मैंने देखा, बहुत लोग सिर्फ देखते रहते हैं। पहले दिन जब टारगेट शुरू होता है तो उनको लगता है बहुत दिन बचे हुए हैं अभी टारगेट को, तो मैं कर लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा, बड़ा उत्साहित रहता है, लेकिन प्रयास नहीं करता उसके लिए। जाने कौन सी ऐसी चीज है जो उसको रोक के रखती है ना, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो एक आता है योद्धा जो पहले दिन मुट्ठी बांध के ये बोलता है कि भाई ये टारगेट तो मुझे करना ही करना है और मैं करूंगा, और वो सबसे पहले कर देता है ना। आपने ग्रुप में देखा भी होगा, एक टारगेट तो कंप्लीट भी हो चुका है, आज 29 तारीख है शायद में भी, है ना। तो एक टारगेट तो कंप्लीट भी मेरी टीम में कंप्लीट भी हो चुका है, एक टाइगर ने ठोक भी दिया। तो वो एक ऐसा योद्धा है, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया अपना। तो आप देखो सर कि टारगेट बनाने से ही बनते हैं, और ये टारगेट शुरुआत में छोटे टारगेट बड़े टारगेट की तरफ चलते हैं। मैं अगर बात करूं तो सर टोटल मिला के जो मैंने आपको बताए थे 19 टारगेट है ना। ये स्लाइड पुरानी है, इसमें हांगकांग के बाद में मैंने ऐड नहीं किया है, और मैंने लगातार शुरुआत में छोटा टारगेट अचीव किया था। एक अमृतसर का टारगेट आता था पहले, फिर बाद में गोवा के रूप में आने लगा, फिर थाईलैंड 2 बार थाईलैंड होने के बाद में फिर सीधा लक्ष्य बिल्कुल निगाह ऊपर थी। उसके बाद में मेरा कोई टारगेट यूरोप से कम नहीं होता था। आप देखेंगे कि मैंने आज तक लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ग्रीस, ग्रेट ग्रीस के नाम से आता था, एक टारगेट आया था। इंग्लैंड, बीच में इनोवा का लेनोवो टैबलेट का भी आया था, है ना। उसके बाद में 3 बार अर्जुन अवार्ड विद फैमिली मैंने यहाँ से अचीव किया, और टारगेट आज अलग अचीव किया। ये सारे टारगेट होते चले गए, लेकिन अगर मैं अमृतसर वाले टारगेट में अगर भाग नहीं लेता और टीम की लय नहीं बनाता और टीम बनाता नहीं, तो क्या मेरे ये इतने टारगेट कंप्लीट होते कभी। तो छोटे टारगेट हमेशा बड़े टारगेट को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, है ना। मैंने 19 टारगेट किए, घूम के भी आया बहुत, है ना। और बोला भी जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहाड़ पे चढ़ने में दिक्कत परेशानी होती जरूर है, लेकिन बाद में पहाड़ पे चढ़ने के बाद में नज़ारे बड़े शानदार होते हैं। तो एक बार हम भी विद फैमिली गए थे, एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास में, क्लिप तो मेरे पास में बहुत सारी है, बड़ी छोटी सी है, उसका एक छोटा सा नज़ारा 5 स्टार क्रूज में, है ना। क्रूज की बात कर रहा हूँ सर, तुर्की में थे हम, 5 स्टार क्रूज में हमारा जो है एक अकोमोडेशन मिली थी हमें एक दिन के लिए, और वहाँ पे हम देखे, वहाँ पे तुर्की की जो संस्कृति है, वो कल्चर प्रोग्राम है, वो भी हमें देखने का मौका मिला। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ज्यादा नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ लाइव जाके देखें तो अच्छा है राजू जी, है ना। तो लेकिन
वहाँ पे सारी चीजें देखने को मिला। कभी हमने सोचा नहीं था कि क्रूज 5 स्टार क्रूज में हम कभी जाएंगे, वहाँ पे दिन भर रुकेंगे। और एक बार नहीं सर 3-3 बार क्रूज में लंबा जाने का समय लगा। वियतनाम में भी हम गए थे ना, तो राजू सर भी साथ थे शायद, है ना राजू जी? तो वहाँ पे भी वो कौन सी घाटी थी जो, वहाँ पे भी हम एक दिन क्रूज में ही रहे थे, सारी रात दिन 24 घंटे। वहाँ पे भी आनंद आया। तो सारी चीजें मिलती चली गई। एक बार हमने मेहनत की। या आज अगर लाखों की चेक की बात करूं, या मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन था, ये छोटे मोटे टारगेट लेके चले थे हम। पहले हमने अमृतसर का टारगेट लेके चले और फिर उसको बड़े टारगेट में बदलते चले गए। जीवन में बिल्कुल मजा आता चला गया सर। ये ऐसी सी जगह जाने का मौका मिला। एक कैपेडोशिया एक जगह है, वहाँ पे भी गए। और फैंसी पेन एक ऐसी जगह है जो वाकई में एक स्वर्ग जैसी है। तो वहाँ पे जरूर जाना कभी आप, है ना भाई। पहली बार जब लगी थी, पहली बार नहीं सॉरी, ये तो तीसरी बार चौथी बार थी, तो ऐसे मोर भी लगती है, फिर उनको देखने में भी मजा आता है। वहां से वहां की यादें भी लेके आते हैं। तो शुरुआत, बोलते हैं कि शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। शुरुआत हमने शुरुआत में छोटे टारगेट से की। अमृतसर का होता था कोई बात नहीं, और अमृतसर में हमेशा ट्रेन ड्यूटी में जाता रहता था, लेकिन टारगेट था मेरे लिए, मैंने उसको किया। और भले ही वो छोटा टारगेट था, लेकिन उसकी आदत बनी फिर बड़े टारगेट करने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट करने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। तो आप पासपोर्ट से शुरुआत कीजिए। पासपोर्ट जब अब बनेगा ना आपका, तब आपको वो पासपोर्ट भी मदद करेगा आपके टारगेट अचीव करने में। वो आपको बोलेगा भी कि अब बन गया तो कुछ ना कुछ करें। उसके बाद में बाकी की जो स्लाइड है वो बताएंगे हमारे ये सर बताएंगे वीडियो में ना, कि कैसे करना है, और ये आपको बताएंगे। फिर आपसे मैं भी पूछूंगा कि इन्होंने आपको क्या बताया, क्योंकि मुझे ये बता चुके हैं, आपको ये बताने वाले हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। कौन साथी बताएगा हैंड रेज करके कि क्या बताया इसने आपको? शर्मा साहब तो भाई पुराने लीडर हैं, कई टारगेट अचीवर हैं। ठीक है ना, लक्ष्मी बहन है, इनसे पूछते हैं। जी लक्ष्मी जी। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया सर। ये बता रहा है इतनी ताकत लगाओ, भले आप गिर जाओ, कुछ चलो जी, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए लक्ष्मी मैम के लिए कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, नाम बड़ा करने के लिए भाई एक बार जितनी ताकत है उसको झोंक दो, है ना। और बाकी फिर बाद में देखा जाएगा, आराम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार नाम तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें तो भाई जुबानी समझ में आ गई थी, और एक बार हमने बिल्कुल दिल लगा के, छुट्टी लेके, समय मैनेज करके और सिस्टम का सहारा लेके पूरा जोर लगा दिया था, और गिरे तो नहीं, हम इसकी तरह खड़े होते चले गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना जोर लगाने की तैयारी करनी है कि अब 60 दिन मैं कुछ नहीं देखूंगा, सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो, चाहे मुझे छुट्टी लेनी पड़े, अपनी टीम के साथ काम करना पड़े, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े, कितना भी भागना पड़े, लेकिन ये टारगेट अगर कलम सर ने बताया है कि मेरी डायमंड शिप का बूस्टर हो सकता है, यहाँ से रॉकेट की स्पीड से काम चल सकता है, तो गारंटीड मैं इसको लेके चलूंगा, है ना। तो कंपेटिटर चुनना है सबसे पहले। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कभी भी आप कोई टारगेट अचीव करते हैं और सब जल्दी सफलता लेना चाहते हैं, आसपास में मेरा कंपटीटर कौन है, तो हेल्दी कंपटीटर चुने कि मैं इसको डिफीट करने के लिए काम करूंगा। यानी अगर मैं आज फ्रेशर लेवल पे हूं तो मुझे पकड़ना चाहिए किसी सिल्वर को। भाई ये सिल्वर के टारगेट होने से पहले मैं अपना टारगेट करके चलूंगा। भले ही आप नहीं कर पाए, लेकिन आप अपने लेवल पे जो साथी हैं उनको पछाड़ देंगे आप। तो कंपटीटर चुने, है ना, और उसको कंपटीटर भी डबल 3 गुना कम से कम चुने, उसको पछाड़ने के लिए आप भागें, और कमिटमेंट के साथ करें। कुछ साथियों के देखते होंगे आप, स्क्रीनशॉट आए हैं, है ना। कल से कुछ साथियों ने लिखित में कमिटमेंट कर दिए कि मैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियों और अपने अपलाइन को साक्षी मान के आज ये कसम लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं अपने ये टारगेट पूरा करूंगा, अपनी टीम में इतने टारगेट करूंगा। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, बांध लिया अपने आप को, है ना। और मैं हमेशा हर कमिटमेंट करने वाले को ये नहीं बोलता, ये नहीं लिखता कि वेरी गुड सर, एक्सीलेंट। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आप अगर कमिटमेंट करते हैं तो आप अकेले नहीं है, पूरा सिस्टम है आपकी अपलाइन आपके साथ में। मैं हमेशा एक लाइन लिखता हूं कि ये कमिटमेंट आपका नहीं है, ये मेरा भी है, मुझे इसकी कहीं भी इसमें अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। तो ये कमिटमेंट करें आप। जब तक आप कमिटमेंट को नहीं अपने आप को बांधेंगे नहीं तो होगा भी नहीं।
जब तक आप लिखित में किसी को दोगे नहीं तो एनर्जी अंदर से जगेगी नहीं, फिर काम ढीला मिला चलता रहेगा, है ना। पहले भी एक कमिटमेंट होता था ना, लोग बोलते थे, ताव में आके बोलते थे, गुस्से में आके बोलते थे, मैं अपनी असली माँ बाप की औलाद नहीं, अगर मैंने ये नहीं कर दिया तो। औलाद तो वो माँ बाप की है, असली है, लेकिन वो अपने आप को बांध लेता था कि अगर अब की बार नहीं किया तो उसको ये डर रहता था कि मैंने बोल दिया है और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो कोई ना कोई तो इस दुनिया में ऐसा होगा जो मुझे बोलेगा कि भाई तूने तो बोला था कि तू ये काम नहीं किया तो असली माँ बाप की औलाद नहीं है। अब क्या है, इसका मतलब तू असली नहीं है। कोई किसी को कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसको डर रहता था कमिटमेंट में बंधने के बाद, ठीक है ना। और फिर वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी लगाता था। कई बार बच्चों को देखा होगा, हम भी कसम खा लेते थे भाई, हमने भी सुना था, मतलब का भले ही पता नहीं था, लेकिन हम भी कह देते थे हम भी असली माँ बाप की औलाद नहीं अगर ये नहीं किया तो। और फिर उसको दिखाने के लिए करते थे हम। कमिटमेंट में बड़ी पावर है साहब। जब कमिटमेंट आप कर लेते हैं, प्रतिबद्धता जब करते हैं ना कि मैं इसके प्रति बाधित हूं, बिल्कुल ये बांध लिया अपने आप को, मैं करूंगा, प्रतिबद्धता जब कर लेते हैं आप तो वो होता है। फिर आपकी एनर्जी अंदर से निकलती है ना। एक बार रॉकेट और जहाज की बहस छिड़ गई है ना। रॉकेट ने बोला कि भाई साहब, जहाज ने बोला कि यार एक बात बताओ यार, तुम भी लोहे के वही धातु के और तुम भी वही डीजल पेट्रोल जो सेम ईंधन जलता है वही मेरे अंदर, तो तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है कि तुम मेरे से ज्यादा तेज चलते हो। तो उसने सारा देख दाख के एक ही बात बोली कि भाई साहब बात तो आपकी सही है कि आप भी उसी धातु के बने और सेम सी धातु हमें भी लगी हुई है और सेम ईंधन हमें भी मिलता है और सेम आपको भी लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो अंतर एक ही है कि भाई जो हमारी आग है ना वो आग अलग अलग जगह लगती है, तुम्हारी आग पता नहीं कहीं और लगती है, हमारे तो पिछवाड़े पे आग लगी रहती है, इसलिए हमें भागना पड़ता है। तो भाई जब तक पिछवाड़े पे आग नहीं लगाओगे, जब तक किसी को कमिटमेंट नहीं करोगे, जब तक अपने आप को बांधोगे नहीं, तो तब तक आग नहीं लगेगी और फिर तब तक रॉकेट नहीं बनोगे। जब बोल दोगे कि मैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को बिल्कुल मान के ये आज कमिटमेंट करता हूं कि ये टारगेट मेरा होगा, तो वो होगा। और बताने से होता है ना, बोलते हैं बताने से होगा, तो बताइए अपने घर वालों को। और मेरी मानो तो बहुत सारे स्टेटस लगाते हो आप, ठीक है साहब, क्या लगाते हो, बहुत सारे स्टेटस दिन में कई कई बार बदलते हैं आपके। कहीं आप धर्म के लगाएंगे, कहीं राजनीति के लगाएंगे, तो कहीं खुशी के, तो कहीं मायूसी के लगाएंगे कि नहीं है। लोग आपके स्टेटस देख के बता सकते हैं कि आप कहाँ हो, किस मूड में हो, क्या आपके साथ चल रहा है। स्टेटस व्हाट्सएप का नहीं है, आपके माइंड का है। लेकिन आज उस स्टेटस को सदुपयोग करने का मैं मौका देता हूँ, ठीक है। उस पे आप लगाइए कि इतनी डेट को तेरा भाई या मैं थाईलैंड जाऊंगा भाई, किसी को चलना है तो बताओ। उससे आपके 10-5 डीडी जरूर बढ़ जाएंगे अगर आप प्रेशर लेवल पे हैं। अरे भाई कैसे जा रहा है तू, थाईलैंड कैसे जा रहा है, तो हमें भी बता दे यार, हमें भी ले चल। तो ठीक है भाई, आजा एक मिशन पे चला हूँ, आजा प्लान कर देंगे। तो आप बताएं सर, है ना, बताएं, आप बताने से होगा। तो अगर आपने बता दिया तो गारंटीड होगा सर, मैं इस बात के बारे में बिल्कुल आपको जो है ना लिख के दे देता हूँ। अच्छा जी, इसने तो जोर लगा दिया पूरा, है ना। एक छोटा सा वीडियो हो रहा है, उस वीडियो को देखें। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चुकेगी। ये बात सत्य है सर, है ना। ये सब चीजें करने से सफलता नहीं मिलेगी, सफलता भागने और जागने से मिलेगी। जितना आप भागेंगे और जितना आप दौड़ेंगे, जितने आप प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा सफल होंगे। ऊपर वाला सिर्फ मौके देता है, तो मौका आ चुका है। अब अगर भागते हैं तो सफल होते हैं और नहीं भागते हैं तो जीवन हमारा इंतजार कर रहा है ना। बोला जाता है कि इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप देखना सर, अगर आप भागते हैं और समय का सही सदुपयोग करते हैं, 60 दिनों का समय से करते हैं, सिस्टम के साथ करते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली टारगेट के दर्शन होंगे। एक बात बोली जाती है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत वो बस चलते नहीं भागते हैं। जरूरत मेहनती मजदूर और माँ सूरज से पहले जगते हैं, है ना। तो भाई अगर आप जरूरती हैं तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, समय से पहले कर लेंगे। और बोला भी गया है कि जरूरत मेहनती और माँ, है ना, मजदूर, तो ये समय से पहले जगते हैं। अगर आपकी जरूरत है, शामिल है, आप चाहते हैं कि मैं विदेश यात्रा करूं, मैं ये अचीवमेंट लूं, अपने कमिटमेंट पूरे करूं, तो समय से पहले आप कर लेंगे। बाकी देखने से, खाली कल्पना करने से भी, देखने से विदाउट एफर्ट्स कभी कुछ होता नहीं है। तो अपने इस समय का सही सदुपयोग करें सर,
पहले दिन से करें, है ना। क्या करना होगा? सबसे पहले तो पहला पॉइंट है कि पहले दिन से विश्वास करना पड़ेगा आपको। पहले दिन से दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा टारगेट चल रहा है और मुझे करना है। वो दिमाग में रहा तो वो अस्तित्व में जरूर आएगा। कमिटमेंट आपने आपसे कर ही लिया है, स्टेटस पे आप बता ही देंगे कि भाई हम तो इस डेट को थाईलैंड जा रहे हैं, तुम्हें चलना तो ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। और उसके बाद में कमिटमेंट भी करना है और विश्वास भी पहले दिन से करना है कि मैं करूंगा। और उसके बाद में करना है क्या? फिर चालू होंगे प्रयास, कि मुझे प्रयास करने हैं, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो अपलाइन और सिस्टम का सहारा लेके काम करना होगा आपको। अगर आप कम समय में टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो टेक्निकली बिल्कुल अपने अपलाइन से जुड़ जाओ कि मेरा मार्गदर्शन करो सर, है ना। अपलाइन को नेविगेशन के रूप में अगर आप यूज करेंगे, उसके अनुभव यूज करेंगे तो टारगेट तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कुछ चीजें मैं भी बताऊंगा, बाकी आपकी अपलाइन तो 24 घंटे आपके साथ में ही है। तो सबसे पहले ये चीजें करें और 100 लोगों की लिस्ट बनाएं। कि 100 लोगों की लिस्ट है, इसको बना के और जल्दी से इस पर प्लान करने हैं, उनको जानकारी देनी है। और इनमें से जो लोग आएंगे फिर इनकी लिस्ट बना के काम करेंगे, लेकिन 100 लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है ना। बना के काम करें, डेली प्लान फॉलो करने पड़ेंगे कम समय में। देखो समय की जब बाध्यता हो जाती है ना, एक निश्चित समय निर्धारित हो जाता है तो वही तो टारगेट है, उसके बारे में तो हमने बात की थी। तो निश्चित समय है तो इसी में हमने ज्यादा काम करना है। तो प्लान फॉलो डेली करना पड़ेगा और सीखना और सिखाना पड़ेगा। आप साथ आए हुए साथियों को सीख के उनको सिखाते भी रहेंगे। एकाग्रता के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कुछ दिन तक बिल्कुल इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हम सारी चीजें लेके चलें तो फिर नहीं होगा वो, है ना। तो हमें क्या करना है? समय है हमारे पास राजू जी और थोड़ा सा? गुरु जी, हाय गुरु जी, इसमें चलो जी बहुत बढ़िया। हाँ 8:25-30 तक तो हम कर ही लेते हैं ना। तो एक छोटी सी प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ। ये हल्की सी प्लानिंग है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दिए गारंटेड आपके साथ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना है सीखने सिखाने को लेके? फोकस ऑन क्यूएससी। जितना आप क्यूएससी पे ध्यान देंगे, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी फेमस क्यों ना हो, उसका एक निश्चित हर चीज निश्चित होती है, उसकी लिस्ट भी निश्चित है, उसके साथ आने वाले लोगों की भी निश्चित ही रहते हैं। ज्यादा लोगों को वो ज्वाइन नहीं करा सकता, लेकिन हर व्यक्ति जो है उसके 3 साथी जरूर ऐसे होते हैं। तो ज्यादा अगर क्यूएससी पे ध्यान देंगे, मतलब आप जुड़े, आपके साथ में 2 लोग आए, उनकी भी अगर क्यूएससी करवा दी आपने, है ना, आपकी क्यूएससी करी, 3 लोग आपके साथ में आए, उन 3 की भी क्यूएससी कराई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे पास 60 दिन है सर, है ना। तो वैसे तो 8 वीक मान के चलते हैं, 4 दिन हम छोड़ देते हैं। 4 दिन आपके सोचने के, विचारने के, या अपनी टीम में ज्यादा और टारगेट कराने के भी मिल सकते हैं। तो 8 वीक मान के चलते हैं और 8 वीक की प्लानिंग हम यहाँ पे 8 वीक पे प्लानिंग पे काम करेंगे। 1 वीक में क्या जिस टारगेट को हमने करना है और हम सीख चुके हैं, तो क्या राजू जी 1 वीक में 3 साथियों की ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है? 7 दिन आराम से करवाई जा सकती है। भाई ध्यान रहे, मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि इस चीज को भी ध्यान रखना। आपके ग्रुप में आई थी 1 दिन में 3 की बात कर रहा हूं, तो ये तो 4 दिन में टारगेट ही ठोक दिया। तो मैं तो बात कर रहा हूँ 1 वीक में क्यूएससी की बात कर रहा हूँ। तो जो टारगेट करना चाहते हैं तो इतना तो करेंगे ही, है ना। तो 1 वीक में अगर आपके 3 साथी आते हैं, तो दूसरी बात ये है कि अगला वीक आपको मिलता है साहब 3 वीक तक आपका ये काम रहेगा कि आप सिर्फ 21 दिन के अंदर जो 3 साथी आए हैं ना, उनकी आप क्यूएससी करवा दें। अगर 3 हफ्ते जा चुके हैं, आप अगर इस प्लानिंग को देखें, पहले हफ्ते आपने सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन कराया, उनको सिखाने पे आप लग गए, सिखाते रहे आप, उनके पास जाके मिलते रहे, अपने अपलाइन का सहारा भी लिया, सिस्टम का भी लिया, और आपने 3 लोगों को सिखा दिया, प्लान करना मात्र सिखा दिया, और टारगेट उनका करवाने की बात चली। उनके 3 की अगर आपने क्यूएससी कराई तो 9 नए लोग लीडर आपकी टीम में आ गए, टोटल टीम आपकी 12 की हो गई। उसके बाद आपके पास में 2 वीक और आते हैं। 2 वीक में सिर्फ आपने क्यूएससी पे फोकस करना है, थोड़ा सा भागना पड़ेगा, है ना। तो आप 9 नए साथियों की क्यूएससी अगर आप करवाते हैं, देखने वाली बात एक और भी है सर कि अभी 5 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और 9 लोगों की क्यूएससी अगर आप कराते हैं तो 27 नए लीडर आपकी टीम में आएंगे और टीम का साइज आपका 39 हो जाएगा साहब। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये ना सोचे कि आप अकेले हो यहाँ पे, आपके अपलाइन और सिस्टम और ये 3 लोग जो है ना शुरुआत में जो आए थे, इनको आप देखेंगे ना तो ये भी लीडर हो चुके हैं, 21 दिन हो चुके हैं इनको, है ना, और यहाँ तक 35 दिन हो चुके हैं इनको।
तो 35 दिन आपने इनके साथ मेहनत की है, तो 4 बातें तो ये भी सीख गए होंगे, तो ये भी आपकी मदद करेंगे। बस आपको इनको थोड़ा सा सहयोग करना है और इनके साथ में एक्टिव रहना है। तो 5 वीक में आपकी टीम का साइज जो है ना 39 का हो जाएगा साहब। और अगले 2 वीक में अगर बात करें तो सिर्फ QSC करानी है 27 साथियों की जो नए आए हैं, उनकी अगर QSC पे ध्यान आपने दिया तो आपकी टीम में नए लीडर आएंगे 81 और टीम का साइज हो जाएगा 120। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में अब आने लगे होंगे, हाउ पॉसिबल कलम सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन सवालों के जवाब भी आपको दूंगा कि आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आए, है ना। आपके दिमाग में यहाँ तक कोई सवाल नहीं था सर, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक हर चीज संभव थी, है ना। यहाँ तक हर चीज संभव आपको लग रही थी राजू सर कि 1 वीक में 3 साथियों की ज्वाइनिंग कराना, यानी एक व्यक्ति की QSC कराना बहुत आसान है। और अगले 3 वीक में भी आप पे कोई डाउट नहीं था अपने ऊपर, आपने कोई सवाल जनरेट नहीं किया था अपने अंदर। आपने 21 दिन में ये भी तय कर लिया था कि मैं 21 दिनों में इनकी 3 की भी QSC करा दूंगा। लेकिन अब आप टीम वर्क पे बिलीव नहीं करते, यहाँ पे आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप टीम वर्क पे बिलीव नहीं करते। आप भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ वो 12 साथी भी हैं, इनको भी ज्वाइन करे हुए 2 वीक हो चुके हैं। इनके साथ में भी सिस्टम की एजुकेशन और मेरी दी हुई एजुकेशन है, मेरा सहयोग इनके साथ में है। ये 12 लोग भी अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, तो ये बहुत आसान है। इस चीज को मत भूल जाना सर, नहीं तो आप अपने ऊपर डाउट करेंगे और डेफिनेटली अरे ऐसे कैसे हो गया। पावर ऑफ मल्टीप्लाई, है ना, इतनी बड़ी पावर होती है सर। बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई कराना अगर आपको एक बार आ गया, टीम में डुप्लीकेशन कराना आ गया, भाई QSC करानी आ गई और लीडर को विजन देना आ गया, उसके साथ उसको सिखाना आ गया, तो काम हो जाएगा। फिर भी मैं मानता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आप ये मानते हैं कि सर सभी लोग नहीं काम करते, है ना। आपने शुरुआत में अपनी बात को क्यों काट रहे हो, आपने बोला था कि सब लोग काम नहीं करते, तो मुझे याद है, मैं उसका भी एक समाधान आपको बताता हूँ। अगर आप 7 वीक में QSC पे फोकस करते हैं तो 120 लोगों की टीम आपकी होती है। लेकिन अगर फिर आप बोलते हैं कि सब लोग काम नहीं करते, तो 50% लोग तो काम कर लेंगे सर, 50 का तो आंकड़ा आ जाएगा। 50% भी ये अगर ये प्लानिंग आपके साथ काम करती है, तो आप देखेंगे साहब कि आपकी जो 120 की टोटल टीम है, उसमें अगर 50% भी काम हुआ, ये प्लानिंग आपकी 50% भी काम की, तो आपकी टीम का साइज 60 हो जाएगा। और 30-30 के पेयर बना के आप डेफिनेटली थाईलैंड से बहुत आगे निकल जाएंगे, आपकी टीम में टारगेट हो चुके होंगे, है ना। अब कितने साथी सहमत हैं कि सर हो, अब तो हो जाएगा। 50% लोग तो साथ दे ही देंगे, बिल्कुल गारंटेड। जब हम मेहनत करेंगे, अपलाइन से मार्गदर्शन लेंगे, अपलाइन से FIM करवाएंगे, उनकी मीटिंग ट्रेनिंग में डालेंगे और अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो वो कर जाएंगे, है ना। तो अगर फिर भी कोई डाउट आपको है तो थोड़ा कम कर लेते हैं ना, थोड़ा और कम कर लेते हैं साहब। माना ये प्लानिंग 25% काम करेगी, तो फिर भी आपकी टीम का साइज 30 साथियों का हो जाएगा सर, है ना। और थाईलैंड अचीव करने के लिए फ्रेशर साथी को कितनी सेल चाहिए साहब? पूरी सेल तो 18 + 18 चाहिए, 18 लेफ्ट 18 राइट। और अगर ये बिल्कुल QSC कराते हैं, 50% भी नहीं हो पाता, 25% अगर होता है, तो तब भी आपकी टीम साइज 30 की रहेगी और आपका थाईलैंड टारगेट आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और मत भूलना साहब, एक चीज आती है ना, ये इंसानी दिमाग है, पहले तो होती है इसमें, तो 2 तरीके की होती है, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो। एक नेगेटिव तो होती है, एक पॉजिटिव तो होती है। तो अगर आप आशावादी हैं और पॉजिटिविटी देखते हैं, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी कि ऐसे से अगर आप काम करेंगे तो इतनी टीम हो जाएगी। 50% भी अगर ये काम करेगी इतना हो जाएगा, और 25% करेगी तो इतना हो जाएगा। बट आप एक चीज याद रखना कि अगर आपकी तो थोड़ा सा पॉजिटिव काम करती है, तो आप देखना आपकी टीम में क्या पता ऐसा दमदार लीडर भी आ जाए कोई, जो 2 दिन में 3 दिन में टारगेट ठोक दे। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पागल लोगों की कमी थोड़ी है, क्या पता कोई कलम जी जैसा कोई पागल आ जाए। 40 दिनों में 50 की टीम मैंने शुरुआत में बनाई थी, क्या पता ऐसा भी कोई व्यक्ति आ सकता है आपके साथ। ये 60 दिन की बात कर रहा हूँ साहब, 60 दिन का टारगेट है। तो मेरे नाम एक रिकॉर्ड है शुरुआत में, और वो कई बार मेरी टीम में टूटा भी है, बहुत बड़े योद्धाओं के, दुर्माओं के हाथों। तो मैंने 40 दिन में 50 की टीम बना दी थी शुरुआत में, जब मैं 2016 में आया था, है ना। तो भाई जोश था, उमंग थी, बिलीव सिस्टम ज्यादा मजबूत था, और बिलीव हो गया था कि ये संस्था इतनी अच्छी संस्था इतने दिनों से काम कर रही है। तो मैंने दे दनादन लोगों को जाके बताया कि बिलीव करके 40 दिन में 50 की टीम बन गई। तो क्या कलम जी बनने बंद हो गए, या बिल्कुल ये
ऐसा हो नहीं सकता। अरे हमसे भी जिद्दी और हमसे भी दमदार लोग, हमसे भी एजुकेटेड, टैलेंटेड और मेहनती लोग आगे पढ़े हैं, वो आ सकते हैं आपकी टीम में। लेकिन अगर आप आशावादी हैं तो पॉजिटिव तो में लेके चलते हैं, ऊपर वाले को एक संदेश देके चलते हैं कि कोई ऐसा भी हो सकता है। भाई आपने बोला अपने दिमाग को, जब आप 120 का आंकड़ा देख रहे थे तब आपने सबने बोला होगा ऐसा संभव नहीं हो सकता सर, सभी लोग काम करें। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 40 दिनों में 50 की टीम बनाने वाला साथी भी तो आपकी टीम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ऐसा भी होगा और गारंटीड है सर, कोई ना कोई इस सफर में, इस टारगेट में आपको ऐसा मिल जाएगा। जब आप आशावादी होकर चलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, तो इस प्लानिंग पे आप काम कर सकते हैं। ये प्लानिंग अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा भी इसको मेंटेन करने की कोशिश की, थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर अपनी टीम में हल्का सा डुप्लीकेशन एजुकेशन का दिया, तो सर क्यूएससी एक ऐसी चीज होती है जो आप दुनिया का आप तोड़, मतलब ये मान लो कि इसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में क्यूएससी का। आप देखेंगे कि अगर क्यूएससी को मेंटेन आप कर गए ना, तो आप इतना फास्टली डायमंड बनेंगे। आप अपनी टीम में बस क्यूएससी डालना शुरू कर दो, ज्यादा के पीछे भागो ही मत। दिक्कत कहां पे आती है कि मैं अपनी लिस्ट पे काम कर रहा हूं, तो अपनी की लिस्ट पे ही काम कर रहा हूं, जो जुड़ते जा रहे हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, है ना। होता है ना इस बिजनेस में शुरुआत में। लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी के साथ में आप काम करें, जो साथी आए हैं उनकी भी केयर करें, है ना। वो कहानी आपकी अपलाइन बताती रहती होगी आपको कि वो बंदर था एक, और कहीं घूमने गया हुआ था, रास्ते में भुट्टे का खेत मिला। उस भुट्टे के खेत में उसने भुट्टा तोड़ा, चखा, अच्छा लगा, खाया। उसके बाद ध्यान आया कि बंदरिया और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, 2 भुट्टे तोड़ के बगल में दबा लिए और चलने लगा। चलने लगा तो फिर देखा कि उसको थोड़ा और लालच बढ़ा कि यार बंदरिया क्या पता ये बोल दे कि यार तुम कम लेके आए, थोड़ा और चलो। मैं 2 भुट्टे और तोड़ के फिर अपनी बगल में दबा लिए। तो मतलब लालच बढ़ता चला गया उसका। क्या पता है इधर भुट्टे के खेत की तरफ दोबारा चक्कर लगे कि उन्होंने खूब सारे भुट्टे तोड़े और बगल में दबा लिए। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में बंदरिया को बोला, ऐसे फेंक के मारी सारे भुट्टे, है ना। बोला ले बंदरिया, खूब मौज कर, खूब खा, और भून के भी खा और उबाल के भी खा और बच्चों को भी खिला। तो बंदरिया उसकी तरफ देख रही है, बोला करम जले, भुट्टे लाए 2 और बकवास कर रहा है इतनी, है ना। इतनी बकवास कर रहा है घंटे से कि ले भून के भी खा और ये भी खा, भुट्टे ले रहा 2, और अब 2 ही भुट्टे लाया। बोला तू बंदर क्या कर रहा है, तू पी पा के तो नहीं आया, 2 भुट्टे लेके आकर तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो बंदर ने देखा, आश्चर्यचकित होकर, यार भुट्टे तो 2 ही है, कहाँ गए भुट्टे। तो होता क्या था कि जब वो 2 भुट्टे तोड़ता था तो वो पहले वाले जो बगल में दबे हुए थे वो निकल जाते थे, उसके निकल गए, उसको पता नहीं चलता था। तो सेम इस बिजनेस में ये कहानी अगर किसी नए साथी के याद रह गई कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं भुट्टे तोड़ के बगल में दबा रहा हूं, वो दबे हुए हैं या वो निकल चुके हैं, मैं अपनी लिस्ट पे खाली काम कर रहा हूं, या जो मेरे साथियों को जो मैं लेके आया हूं मैं उनको भी सिखा रहा हूं या उनके लिस्ट पे काम कर रहा हूं, तो तब जाके उसको पता चलेगा कि पावर ऑफ मल्टीप्लाई कैसे हो सकती है। मैं अकेला एक दिन भागता रहा तो ये दुनिया मेरी जानकारी में छोटी पड़ जाएगी। कैसे पड़ जाएगी? मेरी जानकारी में। दुनिया छोटी नहीं है, मेरी जानकारी कितनी है, कहां तक है, कहां तक मैं नए लोगों को जोड़ता रहूंगा अपने, है ना। तो मुझे अपनी टीम को भी ये सिखाना पड़ेगा, क्यूएससी पे ढालना पड़ेगा उनको, उनकी भी टीम बनवानी पड़ेगी। मुझे अपने आप को इतना डेवलप भी करना पड़ेगा कि मैं उनकी जाके उनकी लिस्ट पे काम करूं और उनको उनके रिजल्ट निकाल के दिखाऊं, है ना। तो ये प्लानिंग आप कर सकते हैं, ठीक है साहब। तो बाकी मेरे ख्याल में 8:26 हो गए सर। बची हुई स्लाइड को हम फिर कल कंप्लीट करेंगे ना, अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, ये लंबा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज मैं सिर्फ यहीं तक इसको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये समय आप लोगों का, अभी बहुत सारे साथी हमारे ड्यूटी पे भी जाते हैं